हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियाज 34 के बारे में, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में। ओके। सो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब क्या हो, क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात कर रहा है जो एक साल से कम की है। ठीक है, ये उस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है जो एक साल से आपकी कम की है, क्योंकि इंटरिम मतलब करंट। ठीक है, करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं। सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दो टाइप की होंगी, एक तो एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, एक इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है। एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पूरी एक साल की होती है। सो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर वन फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 1 April 2021 टू 31 March 2022, 12 मंथ्स की होती है। जबकि इंटरिम फाइनेंशियल जो होती है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर लेस देन वन फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि आपका हो गया 1/4/2021 से 30/6/2021 की, 3 महीने की। ठीक है, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपको एक बात बता दो फ्रेंड, जो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है वो आपकी मैंडेटरी नहीं होती है इंडियाज के अकॉर्डिंग। मैंडेटरी नहीं होती है इंडियाज के अकॉर्डिंग। ये सिर्फ इंटरिम जो इंडियाज 34 है, ये सिर्फ प्रोसीजर बताता है कि कैसे बनाओगे, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं करता इंडियाज कि आप इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाओ। ठीक है, आप क्वार्टरली, वीकली, जो भी आपको बनाना है वो आपकी विश है। लेकिन होता क्या है, क्योंकि जो लिस्टेड कंपनीज होती है उनको क्वार्टरली ज़रूरी होता है। क्यों? बिकॉज सीबी मैंडेट करती है। सीबी मैंडेट करती है कि हर क्वार्टर खत्म होने के 45 डेज के अंदर अंदर आपको क्या देना है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने हैं। ठीक है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने हैं। तो इस वजह से मैंडेट हो जाता है, इसलिए उन्हें इंडिया 34 फॉलो करना पड़ता है, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला। ठीक है फ्रेंड्स, सो आगे की मूव करते हैं हम लोग। इन प्रिपरेशन ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, कंपनी कैन प्रिपेयर इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द इंटरिम पीरियड एज फॉलोज। ठीक है, उसमें क्या क्या आएगा, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिटेल, एक तो हो गया डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडियाज 1 एंड शेड्यूल 3 का डिवीजन नंबर 2। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा हो गया, ये दो चीज़ों की बात करते हैं। तो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेगा अगर बनाने हैं तो, या फिर बात भी करेगा आपकी कंडेंस सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो कंडेंस सेट ऑफ फाइनेंशियल हैविंग हेडिंग एंड सब हेडिंग विद सिलेक्टेड नोट्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, हेडिंग आएगी और सब हेडिंग आएगी, बस इतना दे देना कंडेंस्ड। तो ज़्यादातर जो कंपनी होती है वो कम मेहनत वाला काम करती है, मतलब ये वाला फॉलो करती है, ये फॉलो नहीं करती है। दो चॉइसेस होती हैं, या तो आप कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दो, मतलब 5 चीज़ें दे दो। क्या क्या थी फ्रेंड्स, एक तो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट दे दो। ठीक है, एक होता है स्टेटमेंट ऑफ P&L दे दो, एक एसओसी दे दो, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट दे दो। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट दे दो, है ना, और एक नोट्स टू अकाउंट दे दो। ये 5 चीज़ें होती थी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, है ना। या फिर आप क्या करो, आप कंडेंस भी दे सकते हो। अगर आप क्वार्टरली वाला कर रहे हो तो आप कंडेंस भी दे सकते हो। ठीक है, तो इसमें हेडिंग और सब हेडिंग मतलब क्या है मैं आपको बता देती हूँ, 1 मिनट। इसमें हेडिंग और सब हेडिंग मतलब क्या है, सो जब हमारा बैलेंस शीट बनती है तो उस बैलेंस शीट में क्या होता है, उस बैलेंस शीट में सबसे पहले आपका क्या आता है, नॉन करंट एसेट्स आता है ना। एसेट से बिगनिंग होती है इसकी। तो आपका जो नॉन करंट एसेट्स आता है और करंट एसेट्स आता है, ठीक है, फिर आपका क्या आता है, फिर आपका आता है इक्विटी। ठीक है, फिर आता है आपका एनसीएल और फिर सीएल आता है ना। तो भाई इसके अंदर जो भी हेडिंग आएगी वो दे दो। एक तो ये हेडिंग हो गई, हेडिंग दे दो और सब हेडिंग दे दो उसकी। ठीक है, सब हेडिंग दे दो, पीपी दे दो, ठीक है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दे दो, इंटेंजिबल एसेट्स दे दो। तो ये सारी हेडिंग्स दे दो, बस ये सब हेडिंग दे दो और ये हेडिंग दे दो। ये हेडिंग्स होगी एनसीए सीए, और सब हेडिंग दे दो, बस कंडेंस में इतना ही बोलता है वो, इतना दे दो। और अगर कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, जैसे मान लो कि फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री में कुछ डैमेज हो गया है, ठीक है, फैक्ट्री में कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो वो अगर कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन है तो वो दे दो नोट्स में। बस इतना ही कंडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बात करता है। ठीक है, तो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड फॉर द फॉलोइंग पीरियड फॉर कंपैरेटिव पर्पस। ठीक है, कंपैरेटिव पर्पस के लिए आपको क्या क्या और देना पड़ेगा, तो वो भी आपकी बात चल रही है, मतलब वो भी आपको वो बताता है कि क्या क्या देना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर इंटरिम रिपोर्टिंग पीरियड आपका 1/7/2021 से 30/9/2021 है, मतलब 3 महीने का आपका इंटरिम पीरियड है, तो उस केस में आपको बैलेंस शीट में कैसे देना है, स्टेटमेंट ऑफ P&L में कैसे देना है, एसओसी में कितना देना है, और
एसएफएस में कितना देना है, एससीएफ में, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में कितना देना है, कौन कौन सा पीरियड देना है। तो यही बोल रहा है बैलेंस शीट में आपको क्या देना है कि आपको जो करंट पीरियड है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, करंट पीरियड बना तो एक साथ 2021 से 30/9 का तो देना ही है, और कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका प्रीवियस ईयर का है, जो भी आपका कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, प्रीवियस ईयर में पीरियड है उसका भी देना है आपको। जैसे दिया हुआ है कंपैरेटिव बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो ये भी क्या जाएगा आपका 31/3/2021 जाएगा, ठीक है, 31/3/2021 जाएगा। सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में तो कॉरस्पॉन्डिंग जाएगा, इसमें एज एट है, इसमें एज एट है, तो बिकॉज एज एट है तो इसमें क्या जाएगा आपका 31/3/2021 की बैलेंस शीट जाएगी, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट जाएगी, है ना। और इसका करंट टाइम पीरियड जाएगा 30/9/2021 तक का, ईयर टू डेट का, वाईटीडी का, ठीक है, वाईटीडी का। उन्हीं को तो ये कौन सा क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर है, ये सेकंड क्वार्टर है। तो सेकंड क्वार्टर में क्या जाएगा, करंट इंटरिम पीरियड तो जाएगा ही जाएगा आपका 30/9 एज ऑन डेट का, पूरा पूरा आपका कितने महीने का बनेगा, 6 महीने का बनेगा, और उसके साथ कंपैरेटिव भी बनेगा 31/3/2021 का, जो प्रीवियस ईयर का कंपैरेटिव है वो आ जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में आपका करंट टाइम पीरियड एक साथ 2021 30/9 हो गया, कंपैरेटिव जाएगा आपका पीएनएल, इसमें इसका कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग फॉर द करंट ईयर टू डेट, इसमें वाईटीडी जाएगा, वाईटीडी, तो क्या जाएगा इसमें वाईटीडी, है ना। तो 1/4/2021 से 30/9, मतलब एक तो आपका करंट हो गया क्वार्टर, करंट क्वार्टर हो गया, है ना, ये क्वार्टर हो गया, और ये हो गया आपका वाईटीडी, ठीक है, ये हो गया आपका वाईटीडी। और फिर कंपेरेटिव पीएनएल फॉर कंपेरेबल इंटरनल पीरियड फॉर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर है आपकी 1/7/2020 से लेकर 30/9/2020 तक वो आ जाएगा, और कंपेरेटिव पीरियड फॉर कंपेरेबल ईयर टू डेट फॉर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ये आ जाएगा आपका, ठीक है, 1/4/2020 से 30/9/2020 तक, ठीक है। फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फॉर द करंट ईयर टू डेट 1/4/2021 से 30/9/2021 तक, ठीक है, करंट टू डेट। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कंपेरेटिव स्टेटमेंट कंपेरेबल ईयर टू डेट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 1/4/2020 से लेकर 30/9/2020 तक, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। ये होगा फ्रेंड्स, मतलब अगर हम देखें, एक मिनट, अगर मैं आपको प्रेजेंट करूँ इस चीज़ को, सेकेंड, तो ये क्या बोल रहा है कि जब आपकी जो बैलेंस शीट बनेगी ना, तो इस बैलेंस शीट में क्या होगा, आपका आ जाएगा नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ठीक है, ये आ जाएगा टोटल, और फिर आ जाएगा आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, उसमें आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी इक्विटी आ जाएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का पार्ट आ जाएगा, और ये एनसीएल आ जाएगा और सीएल आ जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, आपका ये वाला जो पीरियड है, ठीक है, आप क्या करोगे, एज ऑन करोगे, एज ऑन 30/9/2021। हम प्रेजेंट क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 1/7/2021 से लेकर 30 सितंबर 2021 की बात चल रही है, ठीक है, ये सेकंड क्वार्टर की बात चल रही है, ओके। सेकंड क्वार्टर में एज ऑन 30/9 को दिखाओगे आप, ठीक है, और क्या दिखाओगे आप, 31/3/2021 का दिखाओगे, ये प्रीवियस ईयर का हो जाएगा एज ऑन, ठीक है, एज ऑन हो जाएगा 31/3, तो ये बात चल रही है, मतलब प्रीवियस ईयर का दिखाना पड़ेगा एज पर इंडियाज 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। और जब आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाओगे, ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ऐसे 4 खाने बनेंगे, और इसमें क्या होगा, सबसे पहला जो पीरियड आएगा वो आपका एक साथ 2021 टू 30/9/2021 आ जाएगा, है ना। और दूसरा क्या आएगा आपका, दूसरा आपका आएगा 1/4/2021 टू, ठीक है, 1/4/2021 टू ईयर टू डेट 30/9/2021, ठीक है। एक तो सबसे पहले 3 महीने आ गए आपके इस वाले, और फिर आप ईयर टू डेट वाला भी प्रेजेंट करोगे
सेम ही फाइनेंशियल ईयर का ईयर टू डेट वाला, 1/4/2021 से 30/9/2021 तक। ठीक है, उसके बाद आप कॉरस्पॉन्डिंग फिगर वाला इन्वॉल्व करोगे जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर की है। तो क्या है कॉरस्पॉन्डिंग, 1/7/2020 से लेकर 30/9/2020 तक, है ना। और प्रीवियस ईयर का भी ईयर टू डेट देखोगे, प्रीवियस ईयर का भी ईयर टू डेट, तो 1/4/2020 से लेकर 30/9/2020 तक। तो ये आपका ऐसे बन जाएगा, ये पूरा स्टेटमेंट ऑफ P&L आ जाएगा। ठीक है, अभी हम एक कोई इंटैरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का वो भी देखेंगे कंडेंस फॉर्म में। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, तो उससे भी और क्लियर हो जाएगा कि सच में कितना कैसे प्रेजेंट किया जाता है इंटैरिम के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो ये हो गया SOPCL। अब इसमें एक और चीज़ बताता है वो भाई कि इसमें आप चेंज इन इक्विटी जो SOC स्टेटमेंट बनता है आपका, उसमें कैसे प्रेजेंट करोगे आप, है ना, उसमें कैसे प्रेजेंट करोगे। तो SOC में जैसे कि हमें पता है कि ओपनिंग बैलेंस आता है, ठीक है, जनरल सॉरी आपका होता है जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब कुछ होता है आपका, पूरा SOC स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, उसमें ओपनिंग बैलेंस आ जाता है, फिर एडिशंस होते हैं, ठीक है, फिर कोई भी आपका रिमूवल होता है, डिलीशन जो भी है, और फिर क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका SOC ऐसे बनता है, मूवमेंट्स होती हैं बेसिकली, है ना। तो अब इसमें क्या होगा SOC में, SOC के केस में, एक मिनट, ठीक है, SOC के केस में आप क्या करोगे, SOC के केस में आप करेंट टू डेट दिखा दोगे। ठीक है, ईयर टू डेट आएगा इसमें, YTD आ जाएगा। तो एक क्या हो जाएगा, 1/4/2021 से लेकर 30/9/2021 तक। ठीक है, 1/4/2021 से लेकर, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग ईयर टू डेट आ जाएगा 30/9/2020। ठीक है, ये आ जाएगा 1/4/2021 से लेकर 30/9, मतलब इसकी सब हेडिंग बन जाएगी, GRVR जो भी होगा, ये GRVR जो भी होगा, ठीक है, स्टेटमेंट हेडिंग बन जाएगी। तो ये होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये होगा एज ऑन डेट वाला स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी जो होगा वो एज ऑन डेट वाला होगा आपका। ठीक है, ऐसे ही आपका जो बनेगा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज वो भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, जो भी आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है, ठीक है, वो भी ऐसे ही बनेगा आपका। सो ठीक है, यही बनेगा आपका 1/4/2020 से लेकर 30/9/2021, सॉरी 21, और ये 1/4/2020 से लेकर 30/9/2021, सॉरी 2020। ठीक है, तो ये बन जाएगा पूरा आपका ऐसा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है, तो ये होगा फ्रेंड्स, तो यही ये बात कर रहा है आपकी। ठीक है, ये 4 बनेंगे स्टेटमेंट आपके। सो रिकग्निशन ऑफ आइटम एंड टेरिफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सो रिकग्निशन ऑफ आइटम एंड टेरिफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैं एक काम करती हूँ, आपको दिखाई देती हूँ, ठीक है, कैसे प्रेजेंट होता है। 1 सेकेंड। ये हमारा ओसवाल पंप का आ गया। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर कैसे प्रेजेंट हुआ है। ये है आपका, ये है क्या आपका, ये स्टेटमेंट ऑफ P&L है। ठीक है, ये आपका क्या है, स्टेटमेंट ऑफ P&L है।
ठीक है, ये कैसे प्रेजेंट हो रहा है देखिए, यहाँ पे क्वार्टर एंडेड लिखा हुआ है 30 सितंबर, इन्होंने एडिशनल डिस्क्लोजर दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या है, इन्होंने पिछले साल का भी इंक्लूड कर दिया है क्वार्टर, पिछले साल का भी, जबकि रिक्वायर्ड नहीं है ये वाला 30 जून का, इन्होंने सिर्फ ये रिक्वायर्ड था 30 सितंबर का क्वार्टर और इसका प्रीवियस ईयर का क्वार्टर, ठीक है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर का क्वार्टर रिक्वायर्ड था, लेकिन उन्होंने ये भी प्रेजेंट कर दिया सेम प्रेजेंटेशन के लिए, तो इसलिए 30 सितंबर 2025 और 30 सितंबर ये ज़रूरी था, हाफ ईयर का ज़रूरी था, हाफ ईयर एंडेड 30 ईयर 2027 से 2025 और स्टेटमेंट आपका 30 सितंबर 2024, ठीक है, ये ज़रूरी था। ओके, सो हाफ ईयर एंडेड भी प्रेजेंट कर दिया उन्होंने और इन्होंने प्रीवियस ईयर का भी प्रेजेंट कर दिया। एक मिनट मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ इसमें, 1 सेकेंड। क्या दिखा रही है? ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या था कि हमारा सबसे पहले करंट इंटरम पीरियड था जो आ गया, ठीक है, अब उसमें क्या किया, ओसवाल पंप में हम देखें तो आपका क्या आ गया, आपका करंट ईयर आ गया, है ना, आपका करंट ईयर आ गया। एक मिनट, देखो एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ। सो आपका क्या हुआ, आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L है, राइट, ठीक है, आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L है। अब इस स्टेटमेंट ऑफ P&L में अगर हम टिक करें यहाँ पर, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L है ना, अगर हम इसमें टिक करें तो 1/7/2021 से लेकर 30/9/2021 बोला हुआ है ना, तो आप ये देखोगे यहाँ पर 1/7/2021 से लेकर 30/9/2021, मतलब ये जो क्वार्टर है, जिस क्वार्टर की बात कर रहे हैं, ये आपका सितंबर सेकंड क्वार्टर की बात चल रही है अभी, है ना, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक का आ गया है ना क्वार्टर, 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर, तो ये तो टिक हो गया, चलो ठीक है, ये भी आ गया है ना। अब दूसरा है हमारा कंपैरेटिव P&L फॉर करंट ईयर टू डेट, ठीक है, कंपैरेटिव P&L आ गया आपका, तो कौन सा वाला P&L आ गया, कंपैरेटिव टिल डेट आ गया ये, ठीक है, तो ये भी आ गया, ये भी टिक हो गया। अब कंपैरेटिव P&L फॉर कंपैरेटिव इंटरिम पीरियड फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है, तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर आ गया, ये रहा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, ये आ गया है ना। और आपका फिर आ गया कंपैरेटिव P&L फॉर ईयर टू डेट फॉर प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का भी आ गया आपका ईयर टू डेट, प्रीवियस ईयर का भी, है ना, तो ये 4 हो गए। ये जो 2 हैं ये एडिशनल कंपनी ने दिए हुए हैं अपनी तरफ से, ये रिक्वायर्ड नहीं थे लेकिन एडिशनल उन्होंने दिखाने के लिए दे दिए, तो एडिशनल उन्होंने दिखाने के लिए दे दिए, ठीक है, तो हम एडिशनल तो कर ही सकते हैं, तो ये तो बेयर मिनिमम है, तो 4 हमें प्रेजेंट करने पड़ेंगे अल्टीमेटली, ठीक है। अगर हम आगे और बढ़ते हैं तो आपका ये बैलेंस शीट आ गया, बैलेंस शीट में इन लोगों ने क्या किया वही दिखाया, देखिए बैलेंस शीट में यहाँ पर एज ए 31 मार्च 30 सितंबर होना चाहिए, यहाँ पे गड़बड़ हो गई ये वाली इनकी तरफ से, तो स्टैंड अलोन में 30 सितंबर 2025 आएगा यहाँ पर, और एज एट 31 मार्च 2025, मतलब ये आ गया आपका प्रीवियस ईयर का और ये आ गया करंट ईयर का ईयर टू डेट, ठीक है, यही दोनों डिस्कस हो रहा था। आप यहाँ देखो ये दोनों डिस्कस हो रहा था, आपका जो बैलेंस शीट है ईयर टू डेट बैलेंस शीट और प्रीवियस ईयर का, ठीक है, प्रीवियस ईयर का आ जाएगा। आप गलती से ये मत कर देना यहाँ पर कि 30/9/2000 कॉरस्पॉन्डिंग आप डाल दो कि 30/9/1/4/2020 से लेकर, नहीं, आपको यही देना है कि प्रीवियस ईयर की जो बैलेंस शीट है 31 मार्च की वो वाला करना है, मतलब जो जस्ट प्रीवियस क्वार्टर प्रीवियस ईयर गुजर चुका है वो एज ऑन 31 मार्च आएगा प्रीवियस ईयर वाला, ठीक है, ये नहीं होगा। ओके, तो यही है इसमें। अब हम देखते हैं आगे और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, तो चेंज इन इक्विटी में हम देख लेते हैं चेंज इन इक्विटी को भी, ये मटेरियल डिस्क्लोजर है, मटेरियल नोट्स, चेंज इन इक्विटी, ठीक है। अब ये देखो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में भी YTD हो गया है ना, ये सेम हो गया YTD, राइट, 30 सितंबर 2025 और 31 मार्च 2025। ओके फ्रेंड्स, तो और ये देखो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है, उसमें भी यही है करंट ईयर टू डेट YTD और आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट 1/4/2020 तक,
ये YTD नहीं, इन्होंने क्या करना चाहिए था, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर करना चाहिए, तो बट यहाँ पर इन्होंने गड़बड़ कर दी है। इन्होंने प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, इन्होंने प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, बट कायदे से इन लोगों को ये देना चाहिए था। ठीक है, डेट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। हम देख लेते हैं यहाँ पर, अगर हम देखें चेंज इन इक्विटी का, इन्होंने तो एसओसी दिया ही नहीं है, जबकि इन्हें देना चाहिए था एसओसी। एनीवेज, हम आ जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, so recognition of item in Tennant financial statement. All item assets or liability, income and expense are recognized in Tennant financial statement using same principle of accounting as per annual financial statement as follows. Okay, so सारे एसेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंसेस जो होंगे वो रिकॉग्नाइज किए जाएंगे सेम प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, जैसे कि हम एनुअल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए बनाते हैं, जिस इंटेंशन के साथ जो कंसेप्ट फॉलो करते हो वही सेम सिमिलर कंसेप्ट फॉलो करते हुए सारे आइटम हम इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में प्रेजेंट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, so any income earned or expense incurred in annual financial reporting, it should be recognized completely in annual period in which they are earned or incurred. जिसमें कि वो अर्न और इनकर हो रही है उसी साल में हम इसको इंटरनल पीरियड में रिकॉग्नाइज करेंगे। एक्सपेंस शुड नॉट बी डेफर टू अपकमिंग इंटरनल पीरियड ऑन द बेसिस दैट सेल्स विल बी मोर इन अपकमिंग ईयर। मतलब मैनिपुलेशन नहीं चलेगा यहाँ पे कि आपकी सेल अगली बार ज़्यादा है तो आप कहोगे कि नहीं नहीं हम सेल्स प्रमोशन जो एक्सपेंसेस हैं वो अगले साल रिकॉग्नाइज करेंगे, अगले महीने रिकॉग्नाइज करेंगे, ये नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस है, ठीक है, मान लीजिए मैंने ये जो सेकंड क्वार्टर चल रहा है, ठीक है, मैंने मान लीजिए ये आपका चल रहा है सेकंड क्वार्टर, राइट, तो 1/7/2025 टू 30 सितंबर 2025। ठीक है, सेकंड क्वार्टर में मेरा 5 लाख का खर्चा हुआ सेल प्रमोशन एक्सपेंस में, है ना, लेकिन मेरी सेल्स जो होती है ना वो सेल्स तो नहीं बढ़ी, सेल प्रमोशन खर्चा हुआ लेकिन सेल्स नहीं है मेरी ज़्यादा यहाँ पर। तो मैंने कहा कि क्योंकि अब सेल्स नहीं हुई है तो हम अगले से अगले साल दिखा देंगे, हम इस इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इसको प्रेजेंट नहीं करेंगे। नहीं, सेल्स प्रमोशन आपकी इनकर हुई है, आप इनकर बेसिस पे इसको रिकॉग्नाइज करोगे इसी क्वार्टर में। ठीक है, द रीज़न मतलब ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए, ये बिलीव ये नहीं होना चाहिए कि आपके अगले क्वार्टर सेल ज़्यादा होगी तो आप अगले क्वार्टर उसको 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 आप रिकॉग्नाइज करोगे, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते, है ना, और उस केस में आपकी कोई सेल प्रमोशन एक्सपेंस इनकर होता तो आप उसी साल रिकॉर्ड करते ना। आप ये तो ना कहते कि हम अगले साल रिकॉर्ड कर देंगे क्योंकि हमारी सेल इस क्वार्टर कम इस साल कम है, 25-26 में कम है तो हम इसे अगले साल प्रेजेंट कर देंगे। नहीं, आप ये नहीं कह सकते हो। आप तब भी तो एक्सपेंसेस जब इनकर हुए तभी तो रिकॉर्ड करते, 25-26 में ही रिकॉर्ड करते ना। तो उसी टाइप से सिमिलर इंटेंशन, सिमिलर जो आपका सिमिलर प्रिंसिपल है वो सेम आपके क्वार्टर में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अप्लाई होगा। ये रीज़न नहीं होना चाहिए कि सेल्स हमारी अगले क्वार्टर ज़्यादा होगी तो हम अपने एक्सपेंस शिफ्ट कर देते हैं। अल्टीमेटली ये है इसका इंटेंशन कहने का। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए बैड डेट्स हो गए, सेल प्रमोशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, एक्सेप्शनल लॉस इनकरिंग इन इंटरिम पीरियड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन दैट इंटरिम पीरियड ओनली। दिस विल नॉट बी डेफर टू द अपकमिंग इंटरिम पीरियड इन एनी केस, डेफर नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्सपेंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर इंटरिम रिपोर्टिंग पीरियड कैसे रिकॉग्नाइज होगा? इट इज रिकॉग्नाइज ईच इंटरिम पीरियड यूजिंग वेटेड एवरेज टैक्स रेट। वेटेड एवरेज से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हुआ क्या है गाइस, मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों है, वेटेड एवरेज से क्यों, वेटेड एवरेज से क्यों बताती हूँ आपको। मान लीजिए मेरी जो इनकम है, ठीक है, मेरे जो क्वार्टर 1 है, क्वार्टर 2 है, क्वार्टर 3 है, क्वार्टर 4 है, ठीक है, मेरी इनकम कितनी आ रही है? 2.5 लाख रुपए। मेरी इनकम कितनी आ रही है? 2.5 लाख रुपए। मेरी इनकम कितनी आ रही है? 2.5 लाख रुपए। मेरा जो प्रॉफिट बन रहा है वो 2.5 लाख बन रहा है। ठीक है ना, ठीक है, मेरा है इनकम टैक्स, ठीक है, ये पर्सनल इनकम टैक्स का एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। ठीक है, जो स्लैब रेट है,
ठीक है, मान लीजिए एजम्पशन मान लीजिए कि भाई 2.5 लाख पे तो अप टू 2.5 लाख पे क्या है, नील है। ठीक है, ऐसी अप टू, ठीक है, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक आपका कितना है, 25% है। और फिर आपका 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक कितना है, 20% है। और मोर देन 10 लाख कितना है, 30% है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या है फ्रेंड्स, इसमें है कि 2.5 लाख पे तो मेरा टैक्स जाएगा Q1 में नील, और Q2 में कितना जाएगा, 5%, 12,500। ठीक है, 5 लाख से ऊपर की इनकम हो गई मेरी Q3 में, तो 2.5 लाख पे कितना जाएगा, 50,000, है ना। ऐसे ही मेरा जो मोर देन 10 लाख है, सॉरी 10 लाख, अभी भी 10 लाख ही है, 10 लाख टोटल मिला के 10 लाख की इनकम है इनकी। ठीक है, तो 2.5 लाख पे कितना जाएगा, फिर से 50,000 रुपये जाएगा। ओके, तो टोटल मिला के कितना हो गया आपका, 1,12,500 हो गया, है ना, 1,12,500 हो गया। अब दिक्कत क्या हुई, मैं अगर इसको पैट निकालूं, यहाँ का पैट निकाल लूँ, ठीक है, पैट निकालूं, ये सिर्फ एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंपनीज का ये मान सकते हो कि ये स्लैब चल रहा है कंपनीज का, फॉर एग्जाम्पल। तो आप मान लो पैट निकालूं, तो यहाँ पर कितना आएगा, पैट मेरा 2.5 लाख आएगा, तो नील टैक्स है इस क्वार्टर, है ना। 2.5 लाख माइनस ये कर दूँ तो कितना आ जाएगा आपका, 2,37,500। ठीक है, 2,37,000, ठीक है, 2,37,500 आ जाएगा। ठीक है, ये 9 में से 2 गए और आपका 4 में से 3 गए, ठीक है, हो गया। इसे 2 लाख रुपये आ जाएगा और ये 2 लाख रुपये आ जाएगा। ठीक है, सो हो क्या रहा है, अगर आप देखो कि मेरे को प्रॉफिट तो एक जैसा हो रहा है सब जगह। अगर आप पीबीटी देखोगे तो भाई मेरे को तो प्रॉफिट इक्वल हुआ है, लेकिन बिकॉज ऑफ टैक्स मुझे, ठीक है, ये दिख रहा है कि भाई 2.5 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट यहाँ कमाया है, 2,37,000 का कम हो गया प्रॉफिट, इसका तो डिक्रीज हो गया और इसका तो और कम हो गया। तो ये गलत प्रेजेंटेशन कर रहा है, गलत रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। जबकि रियलिटी में तो ये है कि मैंने 2.5 लाख हर क्वार्टर कमाया, तो मेरी तो अच्छी मेरा तो अच्छा चल रहा है, मेरा तो अच्छा प्रॉफिट हो रहा है मुझे। ठीक है, ये कुछ प्रेजेंट कर रहा है पीबीटी, लेकिन ये विंडो ड्रेसिंग कर रहा है, गलत प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये गलत प्रेजेंट कर रहा है मुझे, मेरा पैड गलत है। और जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ठीक है, वो इसके बेसिस पर डिसीजन ले सकते हैं कि प्रॉफिट डिक्राइज हो रहा है तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसी चीज से बचने के लिए वेटेड एवरेज टैक्स रेट का यूज़ किया जाता है। इसी चीज़ से बचने के लिए वेटेड एवरेज टैक्स रेट का यूज़ किया जाता है। तो मैं कैसे निकालूंगी 1,12,500 डिवाइड बाय नंबर, जो भी आपकी इनकम है, कितनी है आपकी इनकम, ठीक है, इंटू 100, कितना आ जाएगा वेटेड एवरेज, 11.25% आ जाएगा। अब देख लो, अब जब मैं 11.25% का कैलकुलेट करूँगी यहाँ पर, है ना, 11.25%, तो मेरा कितना आ जाएगा 2.5 लाख का। अगर मैं 2.5 लाख का 11.25% करें तो 28,185, है ना। अब आएगा 28,125 यहाँ पर, 28,125 यहाँ पर, और 28,125 यहाँ पर, और 28,125 यहाँ पर। ठीक है, तो मेरा अब मुझे पैड सही दिखेगा, अब मुझे पैड सिंक्रोनाइज दिखेगा, अब मुझे लगेगा हाँ ठीक है, कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, हर क्वार्टर सिमिलर प्रॉफिट है इसका, तो अच्छा है। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन सही होगी मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो इसलिए वेटेड एवरेज टैक्स रेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसलिए वेटेड एवरेज टैक्स रेट का यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ रिकग्नाइज इन ईच इंटाइम पीरियड यूजिंग वेटेड एवरेज टैक्स रेट। कैलकुलेट एस्टिमेटेड टोटल इनकम, जो हमने 10 लाख रुपये निकाली थी वो हो गई। एस्टिमेटेड एनुअल टैक्स, जो हमने 1,12,500 रुपये निकाला था, तो एस्टिमेटेड एनुअल इनकम माइनस कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। ठीक है, अगर आपके एज पर इनकम टैक्स कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस है तो वो आप माइनस कर दोगे प्रीवियस ईयर के, फिर एप्लीकेबल टैक्स रेट आ जाएगी। वेटेड एवरेज टैक्स रेट निकल जाएगी जैसे हमने निकाली थी। ठीक है, 1.125 डिवाइड बाय 10 लाख, ऐसे निकल जाएगी 11.5%, है ना। और फिर इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर ईच इंटाइम पीरियड, ये रिकॉग्नाइज हो जाएगा। प्रॉफिट और लॉस फॉर ईच इंटाइम पीरियड, वेटेड एवरेज टैक्स रेट। तो ये 4 स्टेप है, इससे हमारा क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। अब नोट है इसमें, ठीक है, इफ एस्टिमेटेड एनुअल टैक्स रेट इज 0, बिकॉज एस्टिमेटेड एनुअल इनकम इज 0, then WATR will not be calculated. Tax rate as given in the question will be used for calculating income tax expense for each time period. ठीक है, मान लीजिए टैक्स रेट 0 है तो आपकी एस्टिमेटेड टैक्स इनकम भी 0 होगी, तभी तो 0 आ रहा है, क्योंकि इनकम 0 है मतलब लॉस है।
तो आपका जो वेटेड एवरेज है उस केस में नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, वेटेड एवरेज आपको उस केस में नहीं निकाला जाएगा। टैक्स रेट एज गिवन इन द क्वेश्चन विल बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स एक्सपेंस। जो भी टैक्स रेट है आपकी क्वेश्चंस में वो आपकी यूज होगी इनकम टैक्स एक्सपेंस इंटाइम पीरियड में कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, बट ऐसा क्यों है ना, ऐसा क्यों है मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों है। सपोज ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। ठीक है, यहाँ पे जो मेरी इनकम है वो मेरी इनकम है यहाँ पर आपकी 15,000 रुपये। ठीक है, बाकी मेरा लॉस चल रहा है 5,000 का, 5,000 का, 5,000 का। ठीक है, लॉस चल रहा है मेरा। अब यहाँ पे मेरे को क्या है, यहाँ पे अगर मैं रेट को कैलकुलेट करूँ तो भाई मेरी जो टैक्स रेट है वो कितनी है, 30% है। तो 30% यहाँ पे कितना हो गया, 5,000। यहाँ पे मेरा टैक्स सेव हो गया 1,500, यहाँ पे मेरा टैक्स सेव हो गया 1,500, यहाँ पे मेरा टैक्स सेव हो गया 1,500। मुझे देना पड़ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा इन द एंड। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, अल्टीमेटली मेरा एनुअल टैक्स कितना है, ज़ीरो जा रहा है। मेरा एनुअल टैक्स कितना है, ज़ीरो जा रहा है। इसमें ये तो लिखो मेरा एनुअल टैक्स कितना है, ज़ीरो जा रहा है ना। एस्टिमेटेड एनुअल इनकम में मेरी ज़ीरो हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ के फर्स्ट क्वार्टर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखती हूँ, मेरा यूज़र जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहेगा भैया 15,000 का प्रॉफिट हुआ है, 4,500 रुपये टैक्स किया, ठीक है अच्छी बात है, कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा। लेकिन बाद में लॉसेस हो रहा है, इसमें बाद में लॉसेस हो रहे हैं, तो क्या प्रेजेंट होगा, गलत प्रेजेंटेशन होगी, गलत प्रेजेंटेशन होगी, है ना। तो इसलिए हमारा वेटेड एवरेज यूज मेथड किया जाता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे वेटेड एवरेज निकालेंगे तो वेटेड एवरेज क्या आएगा, यहाँ पे वेटेड एवरेज टैक्स कितना आएगा, वेटेड एवरेज टैक्स रेट कितना आएगा, वो भी ज़ीरो बनेगा। अगर मैं 0% सब पे अभी तो प्रेजेंट सही कर रहा है कि मैंने 30% का टैक्स रेट निकाला है, ठीक है 4,500 जाएंगे, ठीक है यहाँ पे मुझे गेन हो जाएगा तो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है ये अच्छी बात है। लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पे वेटेड एवरेज निकालती तो क्या होता, अगर मैं यहाँ पे वेटेड एवरेज निकालती तो यहाँ पे मेरे को 0% कैलकुलेट करना पड़ता। 0% कैलकुलेट करती तो टैक्स रेट कितना आता, नील आता। ठीक है, नील आता। और यहाँ पर कितना आता है, सब जगह ही नील आता। और मेरे को दिखाई दे रहा होता मेरा पैट 15,000 रुपये का, मेरे को दिखाई दे रहा होता मेरा पैट 5,000 के लॉस का, मेरे को दिखाई दे रहा होता पैट 5,000 के लॉस का, मेरे को दिखाई देता है पैट 5,000 के लॉस का। तो ये गलत प्रेजेंट होता कि नहीं होता, गलत प्रेजेंट होता कि नहीं होता, क्यों, क्योंकि भाई मेरे को तो 15,000 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, जबकि रियलिटी में मेरे को 15,000 का प्रॉफिट नहीं है, मेरा 4,500 रुपये टैक्स कटा है। तो इसलिए यहाँ पर टैक्स रेट का यूज़ करेंगे आप यूज़ नहीं करोगे वेटेड एवरेज का। ठीक है फ्रेंड्स, ये है। सो टैक्स रेट एज गिवन द क्वेश्चन विल बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स एक्सपेंस। जो भी टैक्स रेट दी होगी वो यूज होगी, मतलब 30% वाली जो रेट है वो यूज़ होगी, 30% वाली जो रेट है वो यूज़ हो जाएगी। ठीक है, ओके। सो डिफरेंट टैक्स रेट आर एप्लीकेबल फॉर 2 डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स। अगर 2 डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर है तो डिफरेंट टैक्स रेट एप्लीकेबल हो तो वो यूज़ की जाएगी। सेम इंटेनिव फॉल्स इन फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड सम इंटेनिव फॉल्स इन अदर फाइनेंशियल ईयर। So then WATR, weighted average, will not be calculated. Applicable tax for each interim period with respect to financial year will be used for calculating income tax expense for each interim period. ये तब होता है जब आप कैलेंडर पीरियड चूज कर रहे हो, ये तब होता है जब आप कैलेंडर पीरियड चूज कर रहे हो। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने कैलेंडर पीरियड के अकॉर्डिंग बनाते हो, ना कि फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग। और इनकम टैक्स वाले फाइनेंशियल ईयर चूज करते हैं, जो इनकम टैक्स वाले हैं वो तो फाइनेंशियल ईयर यूज करते हैं, कैलेंडर पीरियड तो चूज करते नहीं। आप कैलेंडर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए यूज करते हो। ठीक है, तो तब ये आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये आपको फेस करनी पड़ती है। मान लो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, आपको कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग बनाना होता है ना, तो उस केस में 1 जनवरी टू 31 दिसंबर कैलेंडर पीरियड होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका फाइनेंशियल ईयर तो भाई, अगर मान लो आपका ये 1 जनवरी 2025 चल रहा है, 31 दिसंबर 2025 को कैलेंडर ईयर एंड हो जाएगा। तो आपका जो ये फर्स्ट जनवरी टू 31 दिसंबर है, ये तो प्रीवियस हो गया ना, ये तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर हो गया इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें रेट की कितनी, 25% सपोज। ठीक है, अब आपका क्या हुआ, 1 अप्रैल 2025 के बाद आपका जो रेट आ गया वो 30% आ गया, कि 25-26 के लिए कॉर्पोरेट जो टैक्स अवेलेबल है वो 30% पर है। तो आपका इस साल तो 30% का रेट हो गया ना, तो जो रेट प्रीवियस ईयर का चल रहा है 25%, उस पर टैक्स लगेगा, मतलब वही टैक्स रेट यूज़ होगी पैट निकालते टाइम पे। और आपका ये जो है
1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक, सॉरी 1 अप्रैल 2025 से 1 दिसंबर, तो आपकी जो रेट है 30% की वो यूज़ होगी। ये कह रहा है वेटेड एवरेज यूज़ नहीं होगा यहाँ पर। Okay, friends. So if income under different hats are given in the questions, like normal income tax, capital gain, different hats, so which are taxable at different tax rate, then two different rate will be used to calculate income tax expense for each time period. अगर नॉर्मल इनकम है तो आपका वेटेड एवरेज टैक्स रेट यूज होगा, कैपिटल गेन है तो जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है कैपिटल गेन पे आप वो यूज़ करोगे इनकम टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करते टाइम पे। ठीक है, अगर डिफरेंट हैट्स में क्या आपकी इनकम है तो। अब लास्ट हमारा टॉपिक बचा है लोकेशन ऑफ फिक्स ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन यूनिट इन ईच टाइम पीरियड। तो लोकेशन कैसे होगा? So fixed overheads per unit calculated on the basis of normal production unit or actual production unit, and which is higher as per Ind AS 1-2। जब हमने इन्वेंट्री करा था, Ind AS 2 जो है वो आपका इन्वेंट्री का है, तो उसमें क्या था फ्रेंड्स कि उसमें ना फिक्स ओवरहेड्स की जो कैलकुलेशन होती थी वो कैसे होती थी, जो भी आपके फिक्स ओवरहेड्स हैं, आप किस चीज़ का डिवाइड बाय करते थे, हायर ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन, जो भी दोनों हायर हो वो यूज़ करते थे, है ना। तो इसमें क्या है कि आप क्यों क्या कैलकुलेट करोगे फिक्स ओवरहेड्स, आप ईयर टू डेट बेसिस पे कैलकुलेट करोगे, क्वार्टर वाइज नहीं करोगे, आप ईयर टू डेट वाइज करोगे। ओके, सो टोटल फिक्स ओवरहेड्स ईयर टू डेट इज अलोकेटेड एज फ्लो, फिक्स ओवरहेड्स अलोकेटेड टू एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट कितना हो जाएगा, आपकी रेट पर यूनिट आ जाएगी, अल्टीमेटली आपकी रेट पर यूनिट आ जाएगी। ऐसा क्यों करेंगे मैं आपको बताती हूँ, ईयर टू डेट, वाई ईयर टू डेट। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, वाई ईयर टू डेट में मान लिया जाए आपका Q1 है, ठीक है, और ये Q2 है। Q1 में आपका जो नॉर्मल प्रोडक्शन हुआ वो हुआ आपका 1000, ठीक है, आपका जो नॉर्मल प्रोडक्शन हुआ वो हुआ आपका 1000, है ना। इसमें भी नॉर्मल प्रोडक्शन हुआ आपका 1000, और आपका जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ वो हुआ 800, और यहाँ पे जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ वो आपका हुआ 1100। ओके, अब Q1 में अगर आप मान लो क्वार्टर वाइज सेलेक्ट करते हो कि फिक्स ओवरहेड्स के लिए हायर सेलेक्ट कर लूँगा, तो इन दोनों का हायर क्या है 1000, है ना, और इन दोनों का हायर क्या है 1100। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्चुअल प्रोडक्शन सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपका एक्चुअल प्रोडक्शन सेलेक्ट हो गया, यहाँ पर आपका एक्चुअल प्रोडक्शन सेलेक्ट हो गया, यहाँ पर नॉर्मल प्रोडक्शन सेलेक्ट हो गया, है ना। तो आपकी फिक्स ओवरहेड्स की रेट क्या होगी, आपका इस क्वार्टर का फिक्स ओवरहेड्स मान लो आपका इस क्वार्टर का 10,000 रुपये है ना, तो 1010 रुपये बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपका मान लो 10,000 रुपये है, यहाँ पर कितनी बन जाएगी यूनिट्स, 1100, जो भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको रेट पर यूनिट भी अलग अलग आ गया दोनों का, ठीक है। तो गलत प्रेजेंटेशन हो जाएगी ऐसे। अगर आप मान लो ईयर टू डेट करते, तो कितना होता, नॉर्मल प्रोडक्शन कितना होता है टोटल मिला के 2000, और एक्चुअल प्रोडक्शन कितना होता है आपका 2000 मिला के 1900, तो इन दोनों का हायर कौन सा होता, 2000 होता। तो आपका कितना निकलता फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट, आपका निकलता फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट मान लो 20,000 है और 2000, 10 रुपये पर यूनिट निकलता। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आपका रेट ही अलग अलग हो गई, है ना। अगर आप 10,000 को डिवाइड बाय करोगे 1100 से तो 9.09 आ जाएगा, तो ये गलत प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। क्वार्टर वाइज अगर आप निकाल के देखो तो गलत आपकी कॉस्ट आएगी, जो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है वो आपकी गलत आ रही होगी, आपका COGS गलत आ रहा होगा। तो इसलिए इस सब रट्टे से बचने के लिए आप ईयर टू डेट जो है नॉर्मल प्रोडक्शन ये वाला टोटल में आके करते हो, ईयर टू डेट वाला अप्रोच यूज़ करते हो, ठीक है। आप ईयर टू डेट वाला अप्रोच यूज़ करते हो, तो ये था इसका रीज़न। सो फिक्स ओवरहेड्स अलोकेटेड टू एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट, ईयर टू डेट एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड्स आ जाएंगे। सो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई फिक्स ओवरहेड, जो कि हमारा 2 रुपये निकला था वो आ जाएगा, और बैलेंसिंग फिगर जो भी होगी आपकी वो अनऑब्जर्व कहलाएगी और वो P&L में रिकॉग्नाइज हो जाएगी, सिंपल।